आप सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का मैं अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे स्टूडेंट बीएससी जी 6 सेमेस्टर के हैं उनकी क्लास में पढ़ाऊंगा। तो बीएससी जी 6 सेमेस्टर में मैं अभी तक आपको जो है वो स्टार्ट किया था आपको डिजीज़ ऑफ फील्ड क्रॉप के बारे में, जिसमें मैं आपको डिजीज़ ऑफ व्हीट के बारे में पढ़ा रहा था, यानी गेहूं के प्रमुख रोगों के बारे में मैं पढ़ा रहा था। तो उसी कड़ी में छात्रों मैं आज आपको जो है वो गेहूं के अन्य प्रमुख जो है रोग हैं उसके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। तो गेहूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हमारे लिए, हमारे जो है वो खाद्य के लिए, हमारे लिए, हमारी इकोनॉमिक पर्पज से और हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा हमारा इस जो हमारा उत्तर प्रदेश का उत्तरी भारत का रीजन है वहाँ गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा में खेती की जाती है। तो इसके रोगों के बारे में भी हमको जानना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस समय लगभग गेहूं की आपकी जो है वो फसल चल रही है, लगभग टिलरिंग स्टेज में है, बहुत तेज़ी से टिलर्स निकल रहे हैं उसमें। तो इस समय जो है वो गेहूं की फसल के जो प्रमुख रोग हैं उसके बारे में भी अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो बिल्कुल आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे और अपने आसपास के जो किसान होंगे उनको भी आप अच्छे से उसके बारे में समझा सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपको जो है वो इसमें इस गेहूं के रोग के बारे में बिल्कुल एक टर्म्स को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आइए छात्रों, मैं अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिजीज़ ऑफ व्हीट, तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, गेहूं की फसल के प्रमुख रोगों के बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ। लगभग 1-2 रोग के बारे में पढ़ाया हूँ। तो उसी कड़ी में आज आपको जो है वो एक गेहूं का महत्वपूर्ण रोग है जिसका नाम है करनाल बंट। तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। करनाल बंट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो गेहूं की फसल का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसका नाम है करनाल बंट। इसके बारे में जो है डिटेल से आपको जो है वो पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल आप जो है कि स्टेप को आप ध्यान से पढ़ेंगे। आइए मैं आगे देखता हूँ क्या है करनाल बंट। तो करनाल बंट जो है वो सबसे पहले मैं इसको जो है वो इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में बताऊंगा आपको, जिसको इटियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो है वो करनाल बंट का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है। जो इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, इसका साइंटिफिक नेम फिर हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कैजुअल यानी इसका रोग कारक जो है। तो इसका रोग कारक जो होता है वो टिलेटिया इंडिका, या इसका जो है वो ये तो फॉर्मली है और इसको आधुनिक में नेवेसिया इंडिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो एक प्रकार का फंगस होता है, फंजाई होता है, और उसका साइंटिफिक नेम जो होता है फंजाई का होता है टिलेटिया इंडिका, और आधुनिक समय में इसका नाम जो चेंज हो गया है नेवेसिया इंडिका के नाम से भी इसको जानते हैं। तो पहले इसको टिलेटिया इंडिका कहते थे और आज जो है उसको आधुनिक समय नेवेसिया इंडिका के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद से किंगडम की बात करूंगा। तो किंगडम इसका जो है वो फंजाई होता है। क्या होता है? फंजाई होता है, यानी एक ये जो है वो कवक के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। और इसका जो डिवीजन होता है वो होता है बैसिडोमाइकोटा। क्या होता है? बैसिडोमाइकोटा। और इसका क्लास होता है जो इक्सोबैसिडोमाइसिटीज। क्या होता है? इक्सोबाइसोमिटीज। और ऑर्डर क्या होता है? टिलेटिलेस होता है। क्या होता है? टिलेटियलेस होता है। टिलेटिलेस ऑर्डर का ये फंजाई होता है। और जो इसकी फैमिली होती है वो टिलेटिएसी होती है। क्या होता है? टिलेटिएसी इसकी फैमिली जो है वो होती है। इसके बाद इसका जीनस जो होता है वो टिलेटिया होता है, और इसी जिसकी जो है वो टिलेटिया इंडिका होती है। तो इस प्रकार से हम इसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है बिल्कुल कर सकते हैं। और जो है वो इसको आप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप जैसे भी एग्ज़ाम्स में लिखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो टर्म होता है वो होता है किसी भी डिजीज़ का जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। आप जो है डिजीज़ के बारे में बहुत डिटेल्स लिखे हैं, अगर उसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं किए हैं, उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म, उसका किंगडम नहीं आप जो है वो डिटेल से लिखे हैं, तो उतना अच्छा नंबर आपको एग्ज़ाम में नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से इसको क्लासीफाई करना, किसी भी रोग के बारे में उसको साइंटिफिक क्लासीफाई करना बहुत ही आवश्यक है। तो इतना आपको जो है वो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप और इसको बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेंगे किस प्रकार से इसको जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इसका किया जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन इस डिजीज़ का जो है वो कहाँ कहाँ यह रोग जो है वो प्रमुख रूप से जो है वो पाया जाता है। तो मैं इसकी बात करूँगा तो यह रोग देश के लगभग 11 राज्यों में जो है वो पाया जाता है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ भागों में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं
कश्मीर, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के उत्तराखंड, तराई, जो गुजरात के जूनागढ़ जिले में जो है वो पाया जाता है। तो यह रोग मुख्यतः जितने भी गेहूं उत्पादक जो प्रमुख राज्य हैं वहाँ पर ये मुख्यतः जो है वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है वो आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसके बाद मैं आगे बात करूँगा लगभग उत्तर प्रदेश के अपने में हम लोग उत्तर प्रदेश में लगभग जो आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन पूर्वी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी जो है मुख्यतः जो है वो देखा गया है। तो ये प्रकार से जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद मैं बात करूँगा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं तो उसको जानते हैं। तो सबसे पहले मैं जानूंगा कि करनाल बंट क्या है। करनाल बंट को गेहूं का कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? गेहूं का कैंसर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में गेहूं का कैंसर जो है वो किस रोग को कहते हैं, तो इसमें आप टिक करेंगे करनाल बंट को। तो गेहूं का कैंसर किसको कहते हैं? करनाल बंट नामक रोग को कहते हैं। इसके बाद क्या है, सर्वप्रथम इस रोग को जो है वो वर्ष 1931 में मित्रा, किसने किया था? मित्रा ने। मित्रा किसका नाम है? साइंटिस्ट का नाम है। तो जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे मित्रा ने सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया था, सबसे पहले इसकी पहचान की थी। इसके द्वारा जो है वो करनाल उस समय पंजाब राज्य में देखा गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका करनाल नाम क्यों पड़ा ये हम जानेंगे। तो करनाल जो है वो गेहूं का कैंसर इसको कहते हैं, और ये सबसे पहले जो है वो हरियाणा के करनाल जिले में जो है वो देखा गया था, इसीलिए इसका करनाल बंट के नाम से इसका जो है वो नाम जो है पड़ गया। पहले जो है वो हरियाणा नहीं था तो उसमें जो है वो पंजाब राज्य में ही आता था, तो लेकिन बाद में जो है वो हरियाणा जो है वो करनाल में आ गया, सॉरी जो है हरियाणा अलग राज्य बन गया। तो करनाल जो जिला था वो हरियाणा के अंतर्गत आता है। तो हरियाणा के करनाल नामक जो है वो जिले में सर्वप्रथम जो है ये रोग जो है वो देखा गया था, इसीलिए इसका रोग जो का नाम जो है वो करनाल बंट जो है वो पड़ गया। और इसकी खोज किसने की थी? 1931 ईस्वी में मित्रा नामक प्लांट पैथोलॉजिस्ट, पादप रोग वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम इसकी पहचान की थी, इसकी खोज की थी। तो बिल्कुल इसको रिमेंबर कर लेंगे। इसके बाद जिस कारण से इसे करनाल बंट के नाम से जो है वो पुकारा जाता है, तो किस कारण से? इस कारण से पुकारा जाता है क्योंकि ये हरियाणा के करनाल जिले में सर्वप्रथम जो है वो पाया गया था, देखा गया था गेहूं की फसल में, इसीलिए इसको करनाल बंट के नाम से जानते हैं। 1968 ईस्वी में इसे गौण रोग समझा जाता था, मतलब सूक्ष्म रोग। गौण का मतलब क्या होता है कि सूक्ष्म रोग हो जाता है। 1968 ईस्वी में इसे छोटा मोटा रोग समझा जाता था, लेकिन हरियाणा में यह जो है वो कदाचित रूप से मिलता था, परंतु वर्ष 1980 और 81 में वर्ष लगभग 1980-81 में बहुत भयंकर एपिडेमिक के रूप में, भयंकर जो है वो एक प्रकार से जो है वो महामारी के रूप में पंजाब, हरियाणा के और उत्तर प्रदेश से बहुत अधिक हानि हुई थी। तो 1980-81 में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके द्वारा हानि हुई थी, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एपिडेमिक कॉज किया था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था गेहूं की फसल में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके बाद मैं बात करूंगा, यह रोग गेहूं की उपज को विशेष क्षति नहीं पहुंचाता है। तो उस समय क्या था कि जो है वो कॉमन डिजीज था, बहुत ज़्यादा गेहूं की फसल को ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन अगर उग्र हो गया, इसके जो एटमॉस्फेयर कंडीशंस हैं अगर वो पर्याप्त मात्रा में सही इसको मिल गई तो बहुत तेज़ी से ये रोग जो है वो फैलता है और गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में इतना ज़्यादा हानिफुल नहीं होता है, लेकिन उसका उग्र प्रकोप होने पर दाने हल्के हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके कैरेक्टर्स होते हैं। अब मैं इसके सिम्टम्स की बात करूंगा, इसके क्या लक्षण होते हैं। इस रोग के लक्षण उस समय तक प्रकट नहीं होते हैं जब तक कि बालियों में दाने नहीं बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो सबसे प्रमुख जो है रोग है ये दानों का है। दानों में इसके लक्षण जो है वो प्रकट होते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लक्षण जो है वो दानों पर ही दिखाई देते हैं। तब तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि गेहूं की फसल में बालियां न निकल पाएं। जब बालियां निकल आती हैं तब इसके कैरेक्टर्स जो है वो बालियों में दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो है वो मुख्य रूप से दानों को इन्फेक्ट करता है। ये दानों को, ग्रेन्स को सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है इसका जो है वो, तो दानों में ही इसके लक्षण सर्वप्रथम जो है वो प्रकट होते हैं। इसके बाद जो है मूल स्टूल्स की सभी बालियों में संक्रमण नहीं होता है। संक्रमित बाली में कुछ दाने पडयुक्त जो है वो हो जाते हैं। तो जैसे बालियां हैं तो बालियों में सारे दाने जो है वो इससे इन्फेक्टेड नहीं होते हैं, कुछ दाने बीच बीच में इससे इन्फेक्टेड जो है आपको काले कलर के जो है वो ढीले दिखाई देंगे, तब मान लीजिए इसमें बंड का प्रकोप हुआ है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर होते हैं। मैं भी आपको जो है वो इमेज के माध्यम से भी आपको समझा दूंगा। मैं आगे बात करता हूँ कि सामान्यतः रोग ग्रसित बाली में कुछ दाने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से
काले चूड़ित पुंजों में बदल जाते हैं, जो आरंभ में दाने की फलभित पेरिकार्प से ढके रहते हैं। बंट युक्त दाने वालों में बहुत अनियमित रूप से बिखरे होते हुए मिलते हैं। तो ये जो दाने होते हैं ये जो है वो जब काफ़ी ज़्यादा इनका इन्फेक्टेड हो, बंट से, करनाल बंट से इन्फेक्टेड जो दाने होते हैं ये काले कलर के, इनके ऊपर जो है वो पाउडर काले कलर में परिवर्तित हो जाते हैं और इनके अनियमित हो जाते हैं। मतलब जो बालियों में गुच्छे हुए होते हैं उस तरह नहीं होते हैं, बालियों में अनियमित दाने जो है वो निकलते हैं। और दाने जो है वो अगर इनका प्रकोप ज़्यादा हो जाता है बालियों में तो पूरी बालियां जो है वो करनाल बंट से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, काली पड़ जाती हैं और उससे पाउडर युक्त जो है वो चूड़ निकलता है। मतलब पाउडर युक्त जो है वो चूड़ में परिवर्तित हो जाती हैं और वो दाने किसी काम के नहीं रह जाते हैं। यहाँ तक कि खाने तो छोड़िए, वो बोने के योग्य भी नहीं रह जाते हैं और उनको पशु भी जो है वो सही से जो है वो नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार पूरी फसल जो है वो लॉस हो जाती है। और ये जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर इन्फेक्टेड इनका प्रकोप हो जाए तो लगभग 80% गेहूं की जो फसल होती है उसे पूर्णतः जो है वो नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार के इन कैरेक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं और जो तो इस प्रकार से जो है वो आप इसको आइडेंटिफाई आसानी से जो है वो कर सकते हो। अब इसके बाद मैं बात करूँगा इसके जो है वो डिजीज साइकिल की, कि किस प्रकार से इसका जो है वो रोग चक्र होता है। तो रोग चक्र की मैं बात करता हूँ कि सबसे प्रथम इसके जो स्पोर्स होते हैं, जो फंजाई के स्पोर्स होते हैं उस सुप्तावस्था में बीजों पे पड़े रहते हैं। इन्फेक्टेड जो बीज होते हैं, इन्फेक्टेड बीज से ही ये जो है वो फसल में धीरे धीरे जा कर के जो है फैल जाते हैं। तो जब हम बीजों को बोते हैं तो बीज जो है वो स्पोर्स, जो टेलिसिया के स्पोर्स होते हैं वो जो है वो बीज से धीरे धीरे तनों में, तने जब पौधे बीजों से निकलते हैं तो वो तने में प्रवेश, तनों से होते हुए जो है वो इनके हाइफी जो है वो हाइफी ग्रो करते हैं और धीरे धीरे जो है वो ये बाल पुष्पों में पहुंच जाते हैं, पुष्पों से बालियों में पहुंच जाते हैं और फिर ये दानों को इन्फेक्टेड जो है वो कर देते हैं। तो इनका अलग अलग जो है वो रोग चक्र होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये मान लीजिए प्लांट्स हैं, तो ये जो है वो जैसे ये जो बालियाँ आप देख रहे हैं ये करनाल बंट से इन्फेक्टेड बालियाँ हैं। तो करनाल बंट से इन्फेक्टेड जो बालियाँ होंगी तो उसके दाने इन्फेक्टेड होंगे, क्योंकि दानों में ही ये अपना प्रभाव दिखाता है। तो इस प्रकार से जो है वो इनके दाने इन्फेक्टेड होंगे। तो जब इन्फेक्टेड दाने रहेंगे, तो इन्फेक्टेड जो दाने रहेंगे उससे जो है फिर टेलियोस्पोर्स निकलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एक प्रकार का सॉइल बॉर्न डिजीज होता है, मिट्टी से ये फैलता है। तो ये जो इन्फेक्टेड जो है वो जिसके कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इसके फंजाई होते हैं, वो संक्रमित बीजों पे अपना प्रभाव दिखाते हैं और जब बीज संक्रमित हो जाते हैं तो फिर उसमें जो है वो जब उससे तने ग्रो करते हैं तो उसी के साथ साथ जो है वो जर्मिनेटिंग टेलियोस्पोर्स जो होते हैं, जो फंजाई के टेलियोस्पोर्स होते हैं वो तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं इस प्रकार से। और फिर धीरे धीरे जो है वो इनका डेवलपमेंट होता है और ये प्राइमरी स्पोरिडिया का निर्माण जो है वो करते हैं। ये हैप्ड स्ट्रक्चर में देख रहे हैं ना, तो ये जो है वो प्राइमरी स्पोरेडिया का निर्माण करते हैं और उसके बाद जो है वो फिर इनका इन्फेक्शंस प्लांट पे हो आपके स्टेम से होता है, तो इन्फेक्टिया डायरिकोरेटिस हाइपिया। तो ये इस प्रकार से जो है वो हाइफी का निर्माण करते हैं और ये बाइंकुलेट सेकेंडरी स्पोरेडिया का निर्माण कर लेते हैं और इस प्रकार से जो है वो जिसकी ब्रांचेज आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ब्रांचेज जो है वो हाइफी की जो है, इसको क्या कहते हैं, हाइफी, जो इंसेक्ट की जो फंगस होता है, जो टेलियोस्पोर्स फंगस होता है, जब वो ग्रो करता है उसकी जो शाखाएं पटयुक्त जो शाखाएं निकलती हैं उसको हम हाइफी के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद फिर डिप्लोप्लॉइड हो जाती हैं, ये बहुत तेज़ी से जो है वो इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इनका द्विगुणन होता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होती हैं और तेज़ी से जो है वो अपने होस्ट को कवर कर लेती हैं। इसके बाद फिर जो है वो जो डाइप्लॉइड होने के बाद जो है वो इनका जो है डाइकैरियोटिक माइसेलियम फ्रॉम सेकेंडरी स्पोडियम अटैकिंग व्हीट की, फिर ये जो है वो डाइकैरियोटिक जो माइसेलियम्स होते हैं, जो इनके ऊपरी भाग होते हैं आपके फंजाई, उसको हम माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम तेज़ी से ग्रो करते हैं और ग्रो करने के बाद सेकेंडरी स्पोरेडियम में अटैक करते हैं सीडलिंग में,
फिर उसके पश्चात जो है वो हेल्थी वीट हेड को माइसीलियम क्रॉस थ्रॉट स्पाइक एंड वीट करनाल, और फिर ये जो है वो इनके जो स्पोर्स होते हैं वो अपने होस्ट को जो हेल्थी प्लांट्स होते हैं उसमें जा कर के फिर ये अपना इन्फेक्शन स्टार्ट कर देती हैं। फिर ये जो है वो हवा में फैल करके ये जो सीडलिंग होती हैं इनके माइसीलियम जो होते हैं वो वीट की स्पाइस को जो है वो इन्फेक्ट करते हैं। ये हेल्थी वीट हैं, इसमें माइसीलियम का अटैक हो रहा है, उसका प्रभाव हो रहा है, फिर ये जो है उस पर प्रभाव अपना दिखा देते हैं और फिर जो है ये जो है वो बीज में इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो है वो डिजीज साइकिल जो है वो चलता है। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस्मोटिड वीट डिजीज़ में इनका इन्फेक्शन जो है वो ये कैसे जो है वो इनका साइकिल्स जो है वो चलता है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, तो इस इमेजेस के माध्यम से भी आप जो है वो अच्छे से समझ सकते हैं कि जैसे 3 इमेज हैं इसमें। पहले इमेज में आप देख रहे हैं गेहूं का ये जो है वो इन्फेक्टेड दाना है। तो इस प्रकार से जो है वो इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं ये करनाल बंट डिजीज से जो है वो प्रभावित जो है वो अनाज है, दाना। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो है वो देख रहे होंगे काले काले जो है वो धब्बे दिखाई दे रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं। इसमें ब्लैक कलर के चूड़ पूरी तरह से भरा हुआ है। ये दाने जो है वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हैं और ये किसी प्रकार से जो है वो आपको खाने के योग्य नहीं है, ना बीज के लिए इसको उपयोग करते हैं, ना इसको बो सकते हैं, ना पशुओं को खिला सकते हैं। तो इस प्रकार से करनाल बंट के द्वारा जो है इन्फेक्टेड जो है वो स्पॉट्स ग्रेन में जो है वो दिखाई देते हैं। इसके बाद जैसे आप बालियों में इनके लक्षण देखेंगे तो बालियों में जो है वो इस प्रकार से इनके कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई पड़ेंगे। तो जैसे बालियाँ आप देख रहे हैं तो बालियों में देख रहे हैं कि अनवांटेड मतलब सारी बालियाँ इससे इन्फेक्टेड नहीं हैं, उनके जो है बीच बीच में जो है वो जहाँ पर काले काले धब्बे पड़ गए हैं और जो दाने हैं वो पूरी तरह से ढीले हैं, मतलब कि बीज जो है वो सही से नहीं बन पाते हैं, लूज़ रहते हैं और कहीं कहीं बीच बीच में इनके स्पॉट जो है वो इस प्रकार से करनाल बंट के स्पॉट जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है ना। तो दाने सही रूप से भर नहीं पाते हैं, दाने जो है वो स्पॉट में रहते हैं, इस प्रकार से कैरेक्टर्स में दिखाई देते हैं। और तीसरा जो है वो मतलब ये पूर्ण रूप से बाली इन्फेक्टेड नहीं है, ये बीच बीच में केवल इन्फेक्शन इसमें स्टार्ट हुआ है करनाल बंट से। और ये आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी बाली जो है वो करनाल बंट से जो है वो इन्फेक्टेड है। किससे है? करनाल बंट से जो है वो इन्फेक्टेड है। पूरा प्लांट्स पूरी जो है वो बाल इस प्रकार से इन्फेक्टेड दिखाई देगी, बीच बीच में अगर होगा इस प्रकार सिस्टम होगा और दाने जो है वो इस प्रकार से इनके इन्फेक्शन के सिम्टम जो है वो दानों पे जो है वो दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इसको अच्छे से आप आइडेंटिफाई, अच्छे से इसकी पहचान आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम डिजीज साइकिल की बात कर रहे थे। तो गेहूं का करनाल बंट जो रोग होता है वो प्रायः मृदोड़ और बीजोड़ होता है। किस प्रकार का होता है? मतलब कि मृदोड़ का मतलब क्या होता है? सॉइल बॉर्न होता है, सॉइल बॉर्न, और बीजोड़ का मतलब होता है सीड बॉर्न, सीड बॉर्न। तो गेहूं का जो करनाल बंट डिजीज होता है वो आपका जो है वो क्या कहते हैं सॉइल बॉर्न होता है यानी मृदा जनित होता है, और बीज जनित भी होता है यानी आपका जो है वो सीड बॉर्न डिजीज होता है। तो ये मुख्यतः जो है वो सॉइल बॉर्न का मतलब हो गया कि इनके जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो इन्फेक्शन होता है मिट्टी से होता है, और सीड बॉर्न मतलब कि बीज के द्वारा ही इनका जो है इन्फेक्शन प्लांट में जो है वो होता है। तो इसीलिए इनकी उत्पत्ति जो होती है मृदा से होती है और जो है वो बीज के द्वारा ही इनके कैजुअल ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति जो है वो होती है। इसके बाद इंतर बीज जीव उत्तर जीव बंट बीजाणुओं के द्वारा प्रारंभ होता है। ठीक है ना। तो जो है इनका जो प्रभाव उस जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं उसकी उत्पत्ति बीजों के द्वारा, जब इन्फेक्टेड रोग ग्रसित बीजों को हम खेत में बोते हैं तो फिर वहीं से इनका जो है वो इनकी उत्पत्ति हो जाती है, वहीं से ये ग्रोइंग जो है वो शुरू हो जाते हैं। जो फंजाई होते हैं करनाल बंट के कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सुसुप्तावस्था में बीजों के अंदर पड़े रहते हैं, और जैसे ही इन्फेक्टेड बीजों को हम खेत में बोते हैं फिर से उनके जो है वो जो माइसीलियम हाइफी हैं वो ग्रो करने लगते हैं, तेज़ी से इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और ये जड़ों
को जड़ों में इन्फेक्टेड होते हैं, फिर आपके तनों में इन्फेक्टेड होते हैं, तनों से फिर ये धीरे धीरे पत्तियों में, पत्तियों से बाल में, बाल से फ्लावर्स में इन्फेक्टेड होते हैं, और इन फ्लावर से ये बीजों में जो है वो पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से इनके इन्फेक्टेड के कैरेक्टर्स जो है वो जब बालियाँ निकलती हैं आपके गेहूं की फसल में, तब इसके कैरेक्टर्स जो है वो इन्फेक्टेड के कैरेक्टर्स जो है वो बालियों पे, दानों पे जो है वो दिखाई पड़ने लगते हैं। और ये जो है वो बाह्य बीजोड़ संदूषण द्वारा भी बंट बीजाणु मृदा में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे बाह्य जो है वो कई प्रकार के बाहरी पॉल्यूशन के द्वारा, बाहरी जो है वो कई प्रकार के बाहरी रोगजनक के द्वारा, तो कई प्रकार से जो है वो जैसे मान लीजिए वातावरण में पॉल्यूशन है, कुछ है, मिट्टी जो है वो रोग जनित है, तो उसके द्वारा भी इनके जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, फंजाई होते हैं, वो बीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और फिर उन बीजों को हम बोते हैं तो वो जो है वो फिर से अपना प्रभाव जो है वो उस पर दिखाने लगते हैं। इसके बजाय इन बीजाणुओं का अंकुरण जो है वो मृदा तापमान एवं आर्द्रता प्रवण होने पर होता है। तो ये जो इनके जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के, ये अगर सुटेबल इन्वायरमेंट प्राप्त कर लेते हैं, जैसे रोग को फैलने के लिए अगर अच्छी अनुकूल दशा प्राप्त कर लिए, वातावरणीय अनुकूल दशाएं क्या होती हैं, जैसे उचित तापमान, उचित आर्द्रता, उचित नमी अगर वो सही मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा एपिडेमिक, और ज़्यादा जो है वो भयंकर रूप से वो फैलते हैं और अपना प्रभाव बहुत तेज़ी से जो है वो दिखाई पड़ते हैं। तो अगर जो है वो इनके बीजाणुओं को सही इन्वायरमेंट मिल जाता है तो वो बहुत तेज़ी से इन्फेक्टेड करते हैं आपकी फसल को। तो इस प्रकार से इनका डिजीज चक्र, रोग चक्र जो है वो होता है। मैं आगे बात करूंगा, यह अनुकूल अवस्थाएं इन्हें फरवरी के मध्य मिलती हैं। तो जो फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, जो अनुकूल दशाएं होती हैं पर्यावरणीय, ये इनको कब प्राप्त होती हैं, फरवरी के महीने में। तो फरवरी का महीना इनके लिए बहुत ही जो है वो सुटेबल माना जाता है इसके इस प्रोडक्ट के लिए। तो फरवरी से मार्च का जो माह होता है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो उस समय फरवरी से मार्च के महीने में ही बालियां जो है वो गेहूं की फसल में निकलती हैं, तो उसमें इनका रोग का प्रभाव, उसमें इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से होता है। उसी समय इनका इन्फेक्शन जो है वो प्लांट पर जो है इनके सिम्टम जो है वो दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो बंट बीजाणुओं के अंकुरण के बाद बने बीजाणुक वायु में उड़कर बालियों के निकलने एवं परागण होने के समय पुष्प कलिकाओं पर पहुंच जाते हैं। तो एक चीज़ और होता है कि मान लीजिए जो है वो इनका जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के, उनका जो फैलाव होता है, डिस्ट्रीमिनेशन होता है, वो आपका अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट भी होता है। तो इनके जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो एक पौधे से जो रोग ग्रसित पौधा होता है, रोग ग्रसित बालियाँ होती हैं, उसके हवा के द्वारा जो है वो इनके पाउडर्स जो होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो दूसरे प्लांट में चले जाते हैं। दूसरे प्लांट में जब परागण की क्रिया होती रहती है, जब पुष्प बनते हैं उसके बाद परागण क्रिया होती है, अगर उस समय इनके बीजाणु जो है वो चले जाते हैं तो फिर वो जो बीज का निर्माण जो हो रहा है दूसरे प्लांट में, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है इनके द्वारा, और उसमें भी ये जो है वो प्रवेश कर जाते हैं। तो फिर जब उस बीज को हम बोते हैं तो उसमें इनका प्रभाव जो है वो दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से इनका इन्फेक्टेड जो है वो हेल्थी प्लांट, अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट में जो है वो होता रहता है। ठीक है ना, परागण के होने समय भी पुष्प कलिकाओं पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस समय इस कवक द्वारा नए पुष्पों में संक्रमण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस फंगस के द्वारा जो है वो नए पुष्पों में भी जो है वो इन्फेक्शन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद फिर मैं बात करूंगा, सबसे बड़ी बात होती है इसके मैनेजमेंट की, नियंत्रण। तो इस रोग का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम सही से सही कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करें, सही से सही विधियों को अपनाएं, सही विधि से जो है वो पहले से ही रोग के संक्रमण को रोकें, तो हम आसानी से इस जो है वो जो रोग है इस पर नियंत्रण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि हम इस रोग से नियंत्रण के लिए सबसे जो मुख्य बात है कि समर डीप प्लाउइंग करने से इस डिजीज से हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। समर डीप प्लाउइंग जो गर्मी के दिनों में जो है वो जब मई जून का महीना होता है तो उस समय हमको खेत की डीप प्लाउइंग करना चाहिए, गहरी जुताई करना चाहिए। किससे, एमबीपी मोल्ड बुल प्लाऊ से गहरी जुताई कर देना चाहिए। गहरी जुताई करने से क्या होता है, क्योंकि ये रोग जो होता है मृदोड़ होता है, मिट्टी से फैलता है, तो मिट्टी के जो है वो जो इनके स्पोर्स पड़े होते हैं मिट्टी में इस फंजाई के, वो तेज धूप के प्रकाश में, सनलाइट में, रेडिएशन में आ करके वो सारे जो है वो यूवी रेजिस्टेंस से, यूवी रेस से जो है वो नष्ट हो जाते हैं, स्टरलाइज हो जाते हैं,
और नेचुरल हमारी जो मिट्टी होती है वो स्टरलाइज हो जाती है, और जब हम अगली बार उसमें फसल लेते हैं तो उस रोग का प्रकोप उतना तेज़ी से नहीं हो पाता है। तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जहाँ पर जो दूसरी विधि क्या है, दूसरा नियंत्रण का उपाय क्या है कि जिस खेत में बार बार जो है इस रोग का प्रकोप अगर हो रहा है तो उसमें हमको गेहूं की फसल को नहीं लेना चाहिए। मतलब कि क्रॉप रोटेशन को हमको चेंज करते रहना चाहिए। जैसे हम गेहूं लिए हैं तो गेहूं ना लेकर के उसमें कोई अन्य फसल ले लें, आलू ले लें, मक्का ले लें, जौ ले लें, तो उस रोग का जो चक्र होता है वो टूट जाता है और इस रोग का हम नियंत्रण जो है वो कर सकते हैं। तो एक अच्छा क्रॉप रोटेशन अपना करके भी हम क्रॉप रोटेशन को चेंज करके भी हम इस रोग से जो है फसल को बचा सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम फसल की बुआई से पहले ही जो है वो रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करें। हमेशा साफ़ सुथरे बीजों को ही खेत में बोना चाहिए, रोग मुक्त बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। और जो बीज हम खरीदते हैं वो एक रजिस्टर्ड संस्था से होना चाहिए। एक अच्छी रजिस्टर्ड संस्था से एक मानक बीज का, सर्टिफाइड सीड का हमको बीज को बोने के लिए जो है वो प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी हम इससे डिजीज़ से जो है वो बच सकते हैं। और तीसरी चीज़, हमको जो हमारे अनवांटेड खरपतवार हैं आसपास जो खेत के उगे रहते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देना चाहिए, क्योंकि इनके जो बीजाणु होते हैं फंगस के, वो तमाम प्रकार के जो खरपतवार उस पर पड़े रहते हैं और जब हम गेहूं की फसल लेते हैं तो उस पर आ जाते हैं और अपना प्रभाव जो है वो दिखाना प्रारंभ कर देते हैं। तो बिल्कुल साफ़ सुथरा खेत को रखना चाहिए, बिल्कुल खरपतवारों को नहीं उगने देना चाहिए। तो ये भी नियंत्रण के उपाय होते हैं। और कुछ नियंत्रण के उपाय मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो रोग नियंत्रण की सबसे अधिक प्रभावशाली जो विधि है वो है प्रतिरोधी किस्मों का उगाना। तो कई सबसे जो आसान तरीका है, सबसे ज़्यादा हमको आवश्यक है कि जो रोग प्रतिरोधी किस्में हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं, उनका प्रयोग बोने के लिए करना चाहिए। तो उनको कौन कौन सी, जो हमारे IRI संस्था दिल्ली में हैं उसके द्वारा कुछ परीक्षणों में गेहूं की किस्मों जैसे HD 1907, HI 358, HP 443, L 176, L 191, M 137A, MWU 594X6A, UP 270, UP 368, HD 2222, ये सब जो है वो रेजिस्टेंस प्रजातियाँ हैं, इस रोग के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियाँ हैं। इनको हमको बुआई के लिए जो है वो प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद HD 22227, HD 2235 रोग मुक्त नहीं है, इसको हमको बोने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और कई प्रकार की गेहूं की किस्में हैं, जैसे UP 310, HD 1981, HW 213, WL 1562, ये सारी जो है वो रोग मुक्त किस्में हैं जो इस रोग के प्रति जो है वो डिजीज़ प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती हैं प्लांट्स के अंदर। तो इन प्रकार की रोग प्रतिरोधी किस्मों को हमको प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम आसानी से गेहूं की फसल ले सकते हैं और किसी प्रकार के रोग नियंत्रण करने की आवश्यकता हमको नहीं होती है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कि प्रतिरोधी किस्मों को हमको जो है वो बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद सदैव केवल रोग मुक्त बीजों को ही बोना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है वो कई प्रकार के रोग मुक्त जो बीज होते हैं, साफ़ सुथरे बीज होते हैं, उन्हीं को बुआई करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। और क्या बात है कि जैसे मान लीजिए बीजों को बोने से पूर्व जो है वो कई प्रकार के फंजीसाइड्स होते हैं, फफूंदनाशी होते हैं, उससे हमको जो है वो शोधित करके ट्रीटमेंट करके ही बोना चाहिए। जैसे आपका जो है वो बवेस्टीन हो गया, बाइटोवैक्स हो गया, बेनलेट, अथवा जैसे एग्रोसान, जीएन, एरेशान, थीरम इत्यादि द्वारा जो है वो हमको बीजों को जो है वो शोधित करके बीजों का ट्रीटमेंट करके बोना चाहिए। इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? इनका ट्रीटमेंट 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके नष्ट किया जा सकता है। लगभग 2.5 ग्राम जो है वो फफूंदनाशी को जो है वो हमको जो है वो 1 किलोग्राम बीज के साथ शोधित करके जो है वो बोना चाहिए। यानी 2.5 ग्राम मात्रा जो है वो पर केजी बीज के हिसाब से शोधित करके हमको फसल की जो है वो शोधित करके बोना चाहिए। इसके बाद मैं आगे बात करूँगा कुछ जो हमारे सिंह और उनके सहयोगी थे, उन्होंने 1990 में मृदा में प्लास्टिक पलवार, प्लास्टिक मल्च एवं चना पलवार जो है वो मल्चिंग का प्रयोग करके करनाल बंड के निवेश द्रव को कम करने में सफलता पाई थी। तो एक जो सिंह इटाल थे 1990 में, सिंह और एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है वो
कुछ नए रिसर्च किए थे, जैसे मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, जैसे किसी खेत में जो है वो जैसे आप पॉलीथीन की सीट हो या फिर जो है वो जैसे प्लांट के पौधों के अवशेष हों, तो उनके जो है वो पुआल वगैरह उसका अवशेष को बिछा करके, पलवार उसकी बिछा करके उसको जो है वो पलवार को बिछा करके करनाल बंड के निवेश दर को कम किए थे। तो उसके जो है वो प्रभाव को जो है वो कम किया गया था। मिट्टी में जो है पलवार बिछा करके तब उसमें बुआई की गई थी, तो उसके प्रभाव को जो है वो कम किया गया था करनाल बंड के, ये भी देखा गया था उसके नियंत्रण में। और फसल की चौथी चीज़ है, फसल की सिंचाई पुष्पन के समय अथवा इससे पहले नहीं करनी चाहिए। तो प्लांट में जो है वो अगर अधिक नमी है खेत में तो जो है इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से होता है। तो इसलिए एक चीज़ और ध्यान देनी है कि फसल की सिंचाई जो है वो फ्लावरिंग स्टेज के समय अथवा इससे पहले जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, अगर इसको हम सही से देखते हैं, ध्यान देते हैं, तो हम बिल्कुल जो है वो अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपनी फसल को जो है बिल्कुल अच्छे से जो है वो बचा सकते हैं इस डिजीज़ से। और एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा प्रबंधन जो है वो किसी रोग से जो है वो फसल को मुक्त रख सकता है। ये बहुत ही ध्यान, अगर समय पे हम अच्छा प्रबंधन फसल में कर लेते हैं तो हम किसी भी इंसेक्ट, पेस्ट या डिजीज़ से अपनी क्रॉप को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम थे और अक्सर आपके जो है वो टर्म्स है जो आप बिल्कुल अपने यहाँ खेत में अपना यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ये समझ गए होंगे। तो आप बिल्कुल जो है वो अगर कोई समस्या होती है तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट्स के माध्यम से या फिर मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके आप जो है बिल्कुल अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप सब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। बस आज इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।